नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और मैं आरबीजे गुरुकुल से आपसे बात कर रहा हूँ। बेसिकली इस वीडियो का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि लाल किताब को लेकर काफी ज्यादा मतलब एक ये था कि इसको इन डेप्थ पढ़ाया जाए और उसकी नॉलेज जो है उसको सही तरीके से मतलब आपको कन्वे की जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियोस का मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, इसके अंदर ये हमारे गुरुदेव जो पंडित उमेश शर्मा जी, ठीक है, उनका ये इस बुक को आप मंगवा भी सकते हैं। एज सच इट इज नॉट समथिंग प्रमोशनल, मगर आप अपने रेफरेंस के लिए मैं इस बुक के 514 पन्ने हैं जो कि आपको पेज टू पेज हर एक कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा और क्लियर करूंगा बिल्कुल बेसिक से फ्रॉम पेज 1 to 20। ठीक है ना, आज का जो रहेगा। और ये जो वीडियोस मैं करने जा रहा हूँ बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं जो लाल किताब के को लेकर मतलब हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं, तो उनको ये था कि सर एक कंटेंट आपकी तरफ से हमारे को मिल जाए तो दैट विल बी रियली गुड। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन वीडियोस की पूरी सीरीज कर रहा हूँ और मैं इसमें पूरी लाल किताब एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पेज को जैसे कहते हैं ना एक्सप्लेन करूंगा। 514 पन्ने का पूरा जो ये स्टेप वाइज सीरीज वाइज सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए, साक्षात गुरु मेरे पिता श्री दिलबाग राय भाटिया जी, इसके अलावा जहाँ से मैं पास आउट हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस डॉक्टर बीवी रमन के इंस्टीट्यूट से, और जितने भी मेरे गुरु जिनको मैं देख के समझ के जिनसे भी सीखता हूँ, उन सबको नमन करते हुए इस वीडियो को आगे मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है जी, चलिए अब मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने के सिलसिले को लेके जा रहा हूँ। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो बुक है, इस बुक को 5 पार्ट्स यानी कि 5, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। लाल किताब व्याकरण एवं व्याख्या, ये हमारा पहला जो पार्ट है, ये 100 पेजेस का ऑलमोस्ट, इसके अंदर जो है 100 पेजेस हैं इसके, इस पूरे खंड के ऊपर इसके जो पूरे 5 पार्ट्स में इसको बांटा गया है। उसके बाद लाल किताब भाव विचार, ठीक है, जिसके अंदर हाउसेस से संबंधित सारी बातचीत होगी। फिर लाल किताब वर्षफल नियम एवं व्याख्या, मतलब किस प्रकार से वर्षफल को जो है पूरा का पूरा उसकी व्याख्यान की जाती है, उससे प्रेडिक्शंस निकाले जाते हैं, वो हम समझेंगे। लाल किताब के चमत्कारी उपाय एवं टोटके, मतलब जो वर्ड इसमें यूज होता है वो उपाय और टोटके यूज होता है, तो उनको हम करेंगे। तो वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। रेमेडियल पार्ट पे जब मैं पहुंचूंगा, मकान वास्तु एवं व लाल किताब। अब यहाँ ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि वास्तुशास्त्र को भी इंसाइट दे रही है ये बुक। दैट इज द ओनली रीजन कि मेरे को लगा कि एक पूरा का पूरा नॉलेज जो है आपके साथ शेयर होगा। इसका ये 5वां पार्ट है, तो इस पूरी सीरीज को आपको फॉलो करना है। और आज मैं पेज नंबर 1 से इसको शुरू करने जा रहा हूँ और पहले खंड को यानी कि पहले पार्ट को इसको मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो एक एक करके मैं आपको कंसेप्ट को समझाऊंगा, इमेजेस के साथ समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि अगर इस बुक को जैसे कि लाइक मैं चाह रहा था कि मैं आपको ना रीड करके और फिर उसका व्याख्यान दूं, उससे क्या होगा कि आप ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं सूत्र नंबर 1 को लेने जा रहा हूँ, जो अभी इसका सूत्र नंबर 1 है। इस तरह से लगभग लगभग इसमें 29 सूत्र दिए हुए हैं, तो उनको हम पूरा कैप्चर करेंगे। तो अभी सूत्र नंबर 1 को मैं लेने जा रहा हूँ। तो लाल किताब में नैसर्गिक कुंडली को प्रधान माना गया है। राशि छोड़ नक्षत्र भुलाया, ना ही कोई पंचांग लिया। मेष राशि खुद लगन लगन को गिनकर बाहर पक्के घर मान लिया। ठीक है, तो ये इसका पहला जो है श्लोक, या इस तरह से पहला ये जो सेंटेंस, बिकॉज ये जो बुक है ये पूरी फारसी के अंदर जो है दी थी गई थी, तो इस उससे ये सारे जो है उसको हम व्याख्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, अर्थात लाल किताब में लग्न के अंक को महत्व नहीं दिया, यानी जन्म कुंडली में चाहे जो भी लग्न हो, परंतु लाल किताब में प्रत्येक कुंडली का लग्न मेष राशि से ही शुरू होगा। दैट मीन्स आपका जो भी कोई लग्न साइन है, मतलब उसको आप भूल जाइए। अब जब आप लाल कुंडली की बात करेंगे, लाल किताब के हिसाब से जो कुंडली की बात करेंगे, तो वो 1 नंबर से शुरू होगा। वहां पे मतलब 1 नंबर जो है वहां पे अंकित होगा, और 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक उसको बाय डिफॉल्ट लेगा। तो ये डिफॉल्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं आगे हमारे को कि उदाहरण दिए गए हैं कई सारे। तो उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तुला लग्न का है, ठीक है,
तो वो अपनी तुला लग्न की कुंडली को ना कंसिडर करे, ठीक है जी। वो अपनी कुंडली जो है तुला लग्न की ना कंसिडर करे। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई। अगर मेरे पास मैंने कुछ आपके लिए स्क्रीनशॉट्स निकाल रखे थे, तो अगर उनके थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी लग्न चाहे कोई भी हो, मगर आप जब ध्यान से देखोगे तो ये हॉरोस्कोप जो स्टार्ट हो रहा है वो किसी भी प्रकार का जो कुंडली हो, वो यहाँ पर नंबर 1 आता है और 1 से ही स्टार्ट होता है। ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारे को पकड़ना है कि लाल किताब की जो सारे के सारे प्रिडिक्शंस हैं, वो बेसिकली जो बोलते हैं काल पुरुष की जो कुंडली होती है, उसके बेस पे आधारित करके इसको एक नंबर ही यहाँ पे सेंटर से माना जाता है। फिर जो है आपको प्लैनेट्स अपने बिठाने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से समझ लीजिए थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें क्या किया गया, सूत्र नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। लाल किताब पद्धति पद्धति में राशि की जगह भाव की प्रधानता है। ऐसा नहीं है कि महत्व राशियों के महत्व को नहीं माना, परंतु फलित की सरलता के लिए भाव प्रधान माना है और प्रत्येक ग्रह को किसी न किसी भाव का कारक माना है, जिसे लाल किताब पद्धति में ग्रह का पक्का घर कहते हैं। ये पक्का घर का कंसेप्ट आपको पकड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको ध्यान रखना है। निम्न तालिका जो है, इसमें आपको हर एक के पक्का घर कौन से होते हैं वह बताया गया है, ठीक है। अब आप इसमें यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स के तौर पे आप नोट कर लीजिए कुछ चीजों को, ठीक है। देखिए, बेसिकली हम शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे करके मैं आपको चीजों को समझा रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से समझिए, ठीक है। इन वीडियोस जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। और इस किताब का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहो तो अपनी कॉपी मंगवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेजोन का लिंक मैं इसमें डाल रखा हूँ, आप उसको बाय कर लीजिए। सिर्फ 750 रुपये की बुक है, बट बहुत इन डेप्थ बुक है, और इसमें पंडित जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट को समझाया है। अब सुनिए ध्यान से। भाव नंबर 1 पक्का घर है सूरज का, ठीक है, मतलब सूर्य का पक्का घर है। भाव नंबर 2 पक्का घर है बृहस्पति का, ठीक है। ये कंसेप्ट ऑफ पक्का घर है, इसको आप ध्यान से नोट करते जाइए। भाव नंबर 3 पक्का घर है मंगल का। भाव नंबर 4 पक्का घर है चंद्र का। भाव नंबर 5 पक्का घर है बृहस्पति का। भाव नंबर 6 पक्का घर है बुध और केतु का। अब यहाँ पर दो ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे आगे जाके। जब मैं अभी कंसेप्ट को आगे लेके जाऊंगा, तो आपको मैं इसमें जब कुंडलियों की किस्में समझाऊंगा, तो आपको वहां पर ये चीजें लिंक होती दिखेंगी। भाव नंबर 7 घर है बुध और शुक्र का, राइट। तो यहाँ पर 6 नंबर और 7 नंबर दोनों जगह दो दो जो है ग्रहों को पक्का माना गया वहां पे, ठीक है ना। भाव नंबर 8 पक्का घर है मंगल व शनि का, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके अलावा भाव नंबर 9 पक्का घर है बृहस्पति का। भाव नंबर 10 पक्का घर है शनि का। भाव नंबर 11 पक्का घर है बृहस्पति का। भाव नंबर 12 पक्का घर है फिर से बृहस्पति व राहु का। समझ आई आपको बात? नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पक्का घर जो है आपको याद होने चाहिए जब आप प्रिडिक्शंस देंगे, आगे आपको ये कंसेप्ट फॉर्म है। चलिए, अब मैं सूत्र नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा हूँ। सूत्र नंबर 3 की तरफ जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं आपको एक इमेज शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है जी। मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। चलिए अब एक चलते हैं। ये इमेज आपके सामने आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, अब सुनिए ध्यान से। एक ग्रह का दूसरे ग्रह से संबंध, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ द प्लैनेट्स जो है हैज बीन एक्सप्लेन्ड। परंपरागत ज्योतिष में पंचधा मैत्री चक्र, तत्कालीन मैत्री चक्र से ग्रहों की आपस में मित्रता एवं शत्रुता के बारे में जाना जाता है। इसी प्रकार लाल किताब पद्धति में भी ग्रहों की आपसी मित्रता एवं शत्रुता को निम्न तालिका से जाना जाता है, और वो तालिका आपके स्क्रीन पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन से समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है बृहस्पति मित्र है सूर्य चंद्र एवं मंगल के, शत्रु है शुक्र एवं बुध के,
और उन जो जो न्यूट्रल रिलेशनशिप यानी कि सम रिलेशनशिप यानी कि बराबर का जो भाव रखते हैं वो राहु केतु एवं शनि से रखते हैं। ठीक है, मेरा कर्सर दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। सूर्य जो है मित्र है फिर से बृहस्पति मंगल चंद्र से, इनकी शत्रुता है शुक्र शनि राहु केतु से, और बराबरी है बुध से। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल रहते हैं बुध बुध क्यों। ठीक है ना, इसमें आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि बुध आदित्य योग कैसे फॉर्म होता है, जब बुध तो कहते हैं कि अस्त हो जाता है, मतलब या फिर शुक्र सूर्य जो है किसी भी प्लेनेट को अस्त कर लेते हैं अपने साथ, मगर बुध जो है उसको इस तरह से स्पेशल जो है पावर्स है कि वो उसको अस्त नहीं माना जाता, रादर वो ग्रह को वो योग को फॉर्म करता है। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज नोट कर लीजिए। चंद्रमा जो है मित्र है बृहस्पति मंगल शुक्र शनि का, शत्रु है राहु और केतु का, सूर्य और बुध का साथ सम है। फिर शुक्र की बात करते हैं, शनि बुध और केतु के साथ मित्रता, सूर्य चंद्र राहु के साथ शत्रुता, मंगल और बृहस्पति के साथ फिर से इसकी न्यूट्रल रिलेशनशिप है। मंगल की बात करते हैं, सूर्य चंद्र बृहस्पति के साथ मित्रता, बुध और केतु के साथ शत्रुता, शुक्र शनि राहु के साथ सम रिलेशनशिप है। बुध का शुक्र सूर्य राहु के साथ इनका मित्रता है, चंद्रमा के साथ शत्रुता है, शनि केतु मंगल बृहस्पति के साथ सम रहते हैं। फिर शनि की बात करते हैं, बुध शुक्र राहु के साथ इनकी मित्रता है, सूर्य चंद्र मंगल के साथ इनकी शत्रुता है, बृहस्पति एवं केतु के साथ जो है इनका न्यूट्रल रिलेशनशिप रहता है। और फिर राहु की बात करते हैं, बुध शुक्र केतु के साथ इनकी मित्रता है, सूर्य शुक्र मंगल के साथ इनकी शत्रुता है, और बृहस्पति और चंद्रमा के साथ इनका न्यूट्रल रिलेशनशिप है। केतु की बात करते हैं, शुक्र राहु के साथ मित्रता, सूर्य चंद्र मंगल के साथ शत्रुता, बृहस्पति शनि और बुध के साथ इनका जो है रिलेशनशिप न्यूट्रल रहता है। तो दोस्तों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है ना, इसके अलावा मैं आपको पूरा अभी इसका व्याख्यान और बता देता हूँ कि आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, उपरोक्त तालिका में एक ग्रह का दूसरे ग्रहों के साथ आपसी संबंधों के बारे में बताया गया है, परंतु लाल किताब पद्धति में इसके अतिरिक्त भी मित्रता एवं शत्रुता पर एक विशेष स्थिति के बारे में बताया गया है, जो कुंडली के फलित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, इसके अलावा विशेष स्थिति, देखिए गाइस ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए और ये बुक मंगवा लीजिए प्लीज, तब आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। विशेष स्थिति क्या बोलती है, चंद्र शुक्र बराबर है परंतु चंद्र दुश्मनी करता है शुक्र से। राइट, चंद्र शुक्र बराबर है मगर चंद्र दुश्मनी करता है शुक्र से। बृहस्पति शुक्र बराबर है परंतु शुक्र दुश्मनी करता है बृहस्पति से। सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। मंगल शनि बराबर है परंतु मंगल दुश्मनी करता है शनि से। बुध और चंद्र दोस्त हैं परंतु चंद्र दुश्मनी करता है बुध से। बुध बृहस्पति का दुश्मन है और चंद्र बुध का, परंतु भाव नंबर 2 या 4 में बैठा हुआ बृहस्पति प्लस बुध। सुनिए ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, क्या बोल रहा हूँ फिर से रिपीट कर देता हूँ। बुध बृहस्पति का दुश्मन है और चंद्र बुध का, ठीक है ना, और चंद्र बुध का, परंतु भाव नंबर 2 या 4 में बैठा हुआ बृहस्पति प्लस बुध या फिर चंद्र प्लस बुध दुश्मनी की अपेक्षा पूरी पूरी मदद करेंगे आर्थिक सहायता के लिए। अब ये सारे प्रिडिक्शन के पॉइंट है, जब प्रिडिक्शन करोगे तो ये सारे पॉइंट दिमाग में होने चाहिए, नहीं तो आपका ये जो बीएससी एमएससी कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। बेसिकली मैं आपको ये जो लाइन टू लाइन पढ़ा भी रहा हूँ, इसका पर्पस सिर्फ यही है कि बातें दिमाग में जाके बैठ जाए, और उसके बाद आप ये ना बोलें कि लाल किताब जो है हमारे को ढंग से पढ़ाई नहीं गई है। तो इसलिए लाइन टू लाइन चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए पॉइंट को, सूत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, चंद्र शुक्र बराबर है परंतु चंद्र दुश्मनी करता है शुक्र से। बृहस्पति शुक्र बराबर है परंतु शुक्र दुश्मनी करता है बृहस्पति से। मंगल शनि बराबर है परंतु मंगल दुश्मनी करता है शनि से। बुध और चंद्र दोस्त हैं परंतु चंद्रमा दुश्मनी करता है बुध से। बुध बृहस्पति का दुश्मन है और चंद्र बुध का, परंतु भाव नंबर 2 या 4 में बैठा हुआ बृहस्पति प्लस बुध या फिर चंद्रमा प्लस बुध दुश्मनी की अपेक्षा पूरी पूरी मदद करेंगे आर्थिक सहायता में। ठीक है ना,
इस बात को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक हॉरोस्कोप और दिखाने की कोशिश करता हूँ, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कंसेप्ट क्या काम कहाँ पे चल रहा है। एक मिनट रुकिए, चलिए। ये वो इमेज अभी मेरे पास है नहीं, मैं आपको नेक्स्ट में इसमें क्लियर करूंगा उस चीज को। अब ध्यान से समझना है इस बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। आगे सुनिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि चंद्र पहले भाव में हो, ठीक है ना। भाव नंबर, फिर से वो देख लीजिए। चंद्र पहले भावों में, यानी कि भाव ब्रैकेट में लिखा है भाव नंबर 1 से 6 पहले भाव कहलाते हैं। भाव नंबर 1 से 6 पहले भाव कहलाते हैं। तो यहाँ पर ना देखो व्याकरण समझाई जा रही है, पहले भाव कहलाते हैं। तो फिर से रिपीट करता हूँ, एक में चंद्र पहले भावों में, ब्रैकेट में भाव नंबर 1 से 6 तक पहले भाव कहलाते हैं, में तथा बाद में भाव, बाद के भावों, ब्रैकेट में 7 से 12 बाद के भाव कहलाते हैं। में शुक्र के होने से चंद्र अपनी शत्रुता के कारण शत्रु के फल को खराब करेगा, जिसका सीधा अर्थ यह है कि जातक का विवाह 24 वर्ष से पूर्व होने होने पर जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता, माता और पत्नी के बीच में तनाव रहता है, या किसी एक का स्वास्थ्य खराब रहता है। इसके साथ साथ आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। परंतु उदाहरण नंबर 2 में शुक्र का पहले भावों में होना और चंद्र का बाद के भावों में होने से शुक्र चंद्र के फलों को खराब नहीं करेगा, जिसके फलस्वरूप जातक की पत्नी भाग्यशाली होती है एवं विवाह के उपरांत आर्थिक प्रगति होती है। बाकी स्थितियों का भी इसी प्रकार विवेचना करेंगे। तो इसका मतलब क्या कहना के चाह रहे हैं कि जब चंद्रमा जो है पहले हाउस में है, ठीक है, और जो शुक्र है वो 7वें हाउस में, फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ठीक है ना। कुंडली वही बनानी है आपने, आप चाहे तो अपना बना लीजिए। एक से लेके 12 तक, नंबर 1 से शुरू करके एक कुंडली बनाइए, सेंटर में लिखिए चंद्रमा, ठीक है ना। मतलब पहले हाउस में लिखिए चंद्रमा, 7वें में लिखिए शुक्र, फिर उसके एक अपोजिट कीजिए, एक कुंडली और बनाइए, उसमें लिखिए ऊपर पहले भाव में शुक्र, सेकंड में चंद्रमा। तो ये चीज समझाई गई है बेसिकली, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझते एक बार फिर। और इन्होंने ये बोला है कि 1 से लेके जो 6 तक जो भाव है, ठीक है, 1 से जो 6 तक के भाव है उनको बोला गया है बेसिकली पहले वाले भाव, और जो 1 7 से लेके 12 के जो भाव है उनको बोला गया है बाद वाले भाव। तो ये व्याकरण और व्याख्या है, इसको ध्यान से पकड़ के चलना, ये आगे काम आएगी, ठीक है। चलिए, अब सूत्र नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ग्रह राशि का आपसी संबंध, ठीक है ना, इसको समझेंगे और फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। अब यहाँ पर थोड़े से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पर आपको थोड़े से नोट्स बनाने पड़ेंगे और मैं आपको इसको शेयर भी कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए। चलिए अभी मेरे जरा स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा। अब यहाँ पर लाल किताब में जो है वैदिक से काफी ज्यादा कहते हैं ना अलग होके अपना सारा का सारा प्रिंसिपल्स को बताया है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से कर्सर को देखते जाइए, और यहाँ पर क्या है, ये राशि नंबर दिए गए हैं, 1 से लेके 12 नंबर तक राशियां, फिर राशियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। फिर राशियों के स्वामी बताए गए हैं, फिर उच्च ग्रह है, नीच ग्रह है, पक्का ग्रह है, किस्मत को जगाने वाला ग्रह है। मतलब कौन सा स्पेसिफिक प्लेनेट अगर किसी पर्टिकुलर हाउस के अंदर जब बैठ जाएगा तो वो किस्मत को जगाने वाला जो है रोल प्ले करेगा। फिर ग्रह का फल, ठीक है ना, ग्रह फल का जो ग्रह फल का प्लेनेट कौन सा है, ग्रह फल का प्लेनेट कौन सा है, ये बताया गया यहाँ पर। और फिर राशि फल का प्लेनेट कौन सा है। तो ये सारे आप ध्यान से एज अ कंसेप्ट नोट कर लीजिए। मैं आपको इसको पढ़ के समझा देता हूँ कि क्या इसमें बोला गया है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि आगे की तालिका में, ये जो तालिका आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आगे की तालिका में राशि, राशि का स्वामी, उसमें होने वाले उच्च नीच ग्रह आदि को दर्शाया गया है। इसके साथ साथ ग्रहों के पक्के घर, किस्मत को जगाने वाले ग्रह तथा कौन कौन से भाव में ग्रह ग्रह फल
व राशिफल। ठीक है, ग्रहफल व राशिफल का होगा बताया गया है। यह विवरण लाल किताब पद्धति से फलित देखने में अत्यंत सहायक है। ठीक है ना, तो ये बेस है, इसको बेस को बहुत ध्यान से पकड़ के चलना है। इसके अलावा फर्दर जो है ये तालिका दी गई है। अब व्याख्या क्या दी गई है, इस पूरे कंसेप्ट की व्याख्या को समझते हैं। भाव नंबर 2 यानी कि वृषभ राशि, भाव नंबर 2 में कोई ग्रह नीच नहीं होता। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ग्रह नीच का नहीं होता, यही बताया गया है। ठीक है ना, लाल किताब पद्धति में इस भाव को राहु व केतु की बैठक माना गया। आई होप इट इज क्लियर। तथा इस भाव में कोई भी ग्रह राशि फल का नहीं होता। इसमें कोई भी ग्रह राशि फल का नहीं होता है। ठीक है, अर्थात इस भाव में आया हुआ ग्रह अपना अपना या अपने अपने कर्मों ब्रैकेट में अपनी जान से संबंधित पाप पुण्य ब्रैकेट क्लोज्ड के करने कराने के स्वयं अधिकारी हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वेन एवर एनी प्लैनेट इज सिटिंग ओवर हियर, वो क्या करेगा कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि अपने रिजल्ट वो खुद दे। ठीक है ना, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। भाव नंबर 2 में कोई ग्रह नीच नहीं होता। लाल किताब पद्धति में इस भाव को राहु व केतु की बैठक माना गया है तथा इस भाव में कोई भी ग्रह राशिफल का नहीं होता। अर्थात इस भाव में आया हुआ ग्रह अपना अपना या अपने अपने कर्मों ब्रैकेट में अपनी जान से संबंधित पाप पुण्य के कराने करने में स्वयं अधिकारी है। राइट, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रिंसिपल क्या बोलता है, व्याख्यान है पूरा का पूरा। ठीक है, इसको समझते हैं। भाव नंबर 5 सिंह राशि, यानी कि ये जो आपकी यहाँ पे बात हो रही है, जब मेरा कर्सर देख लीजिए 5 नंबर की बात हो रही है। सिंह राशि यानी कि भाव नंबर 5 में कोई भी ग्रह उच्च नीच नहीं होता। इस भाव की स्थिति ग्रह स्वयं अर्जित आय आय संतान की किस्मत का स्वामी होता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। भाव नंबर 5 में कोई ग्रह उच्च नीच का नहीं होता। इस भाव में स्थिति ग्रह स्वयं अर्जित आय मतलब सेल्फ अर्न इनकम संतान की किस्मत का स्वामी होता है। ओके, तो इसको याद रख लो, ये आगे आपको वही प्रेडिक्शन के अंदर ही आपको सारी चीजें काम आने वाली है। आगे चलते हैं। भाव नंबर 11 में कोई उच्च नहीं है। भाव नंबर 11 यानी कि यहाँ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ की बात हो रही है। में भाव नंबर 11 कुंभ राशि ब्रैकेट में कोई उच्च नहीं है। यह भाव तथा इसमें स्थित ग्रहों का संबंध आम दुनिया से किस्मत के लेन देन से संबंधित है। ओके, मतलब व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इज रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली 11th हाउस इज रिस्पॉन्सिबल। फिर भाव नंबर 8 वृश्चिक राशि में कोई ग्रह उच्च नहीं होता। यहाँ की बात हो रही है, ये देखिए यहाँ पे बात हो रही है। भाव नंबर 8 में कोई ग्रह उच्च नहीं होता। भाव नंबर 12 राहु का पक्का घर लिखा है तथा नीच भी माना है। इसी तरह भाव नंबर 6 केतु का पक्का घर भी है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पक्का घर किसकी बात हो रही है देख लो यहाँ पे। भाव नंबर 12 राहु का पक्का घर लिखा है तथा नीच भी माना है। इसी तरह भाव नंबर 6 केतु का पक्का घर भी है और केतु को यहाँ नीच भी माना गया है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है ना, कि अब आपको पक्का घर जो है पता लग गया है राहु का और केतु का, और वो कहाँ पर नीच होते हैं, यू आर वेल अवेयर। राहु जब बृहस्पति के घर में नंबर 12 में हो तो नीच होगा। समझ लो अब यहाँ पे बात। राहु जब 12 नंबर घर में होगा तो नीच होगा। हालांकि बृहस्पति व राहु आपस में दुश्मन ना होकर बराबर है, अर्थात सम फल देते हैं, सम है। राहु को आसमान भाव नंबर 12 को मतलब आसमान बोला गया है, वह नीला रंग माना गया है। बृहस्पति को हवा माना गया है। ठीक है, दो तरह की हवा बोलती है लाल किताब होती है। जो दूषित या गंदी हवा होती है, ठीक है, उसको राहु बोलते हैं। और जो साफ सुथरी हवा है जिसको ऑक्सीजन, जिससे आपकी पूरी बॉडी का संचार होता है वायु प्राण का, उसे एक्चुअल में जुपिटर बोला जाता है। ठीक है ना, हवा को जब आसमान के साथ मिले
या जैसे जैसे हवा आसमान की तरफ ऊंची होती जाएगी, हल्की होती जाएगी और सांस लेने से संबंध में निकम्मी होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब बृहस्पति के घर के भाव नंबर 12 में हो तो नीच होगा। हालांकि बृहस्पति व राहु आपस में दुश्मन न होकर बराबर है, अर्थात सम है। राहु को आसमान व नीला रंग माना गया है, बृहस्पति को हवा। हवा को जब आसमान का साथ मिले या जैसे जैसे हवा आसमान की तरफ ऊंची होती जाएगी, हल्की होती जाएगी और सांस लेने में संबंध में निकम्मी होती जाएगी, यही हवा नीचे की तरफ होती जाएगी तो हर एक की मददगार होगी। अर्थात राहु को जब बुध का साथ मिले तो नेक असर देगा। ओके, नेक असर मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा राहु को जब बुध का साथ मिलता है। राहु भी राहु है भी बुध का दोस्त, इसीलिए वैदिक में भी आपने देखा होगा राहु उच्च का हो जाता है थर्ड में, ठीक है ना। इसीलिए दोनों के आपस में साथ से दोनों का फल उत्तम होगा। दोनों का आपस में जब कंजंक्शन होगा तो उनका रिजल्ट कह रहा है कि बहुत अच्छा मिलेगा आपको। दोनों ही भाव नंबर 6 में उच्च फल के और दोनों में से हर एक ही भाव नंबर 12 में मंदे फल के होंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब जब वो भाव नंबर 12 में जाएंगे तो मंदे फल देंगे और भाव नंबर 6 में होंगे तो अच्छे फल देंगे। इसी तरह से केतु जब बुध के साथ होगा, केतु जब बुध के साथ होगा, ठीक है ना, केतु जब बुध के साथ होगा, बुध के घर बुध के घर भाव नंबर 6 में हो तो नीच कहलाएगा, राइट। मतलब 6 नंबर राशि या हाउस के अंदर ये जो है नीच का कहलाएगा। लेकिन केतु को जब बृहस्पति का साथ मिल जाए तो केतु उच्च फल का होगा। अब ये बात बड़ी गहरी है, जब केतु का जब कंजंक्शन हो जाए या उनका आपस में दृष्टि संबंध बन जाए तो वहां पर फल जो है पॉजिटिव आने लगेंगे, ठीक है ना। केतु व बृहस्पति बराबर फल देंगे। राहु केतु क्योंकि अपने से सातवें देखने के असूल के ग्रह हैं, मतलब ये दोनों जब भी ग्रह हैं ये आप एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखते हैं। इसलिए यदि राहु 3-6 में उच्च उच्च हुआ, मतलब थर्ड और सिक्स हाउस में उच्च हुआ तो केतु वहां नीच होगा, और केतु यदि 9-12 में उच्च हुआ तो राहु वहां नीच होगा, वाइसे वर्सा, ठीक है ना। ये बताया गया है 3 और 6 में। इसका मतलब ये बोला गया है कि राहु उच्च का होगा और 9 और 12 में जो है केतु जो है वो उच्च के फल देगा, ठीक है। गरज यह है कि राहु केतु को अपने दायरे में चलाने वाला बुध है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली देखिए बुध को ना बेसिकली दायरा बोला जाता है। लाल किताब इसको क्या बोलती है, इट इज दायरा। और बुध जो है बच्चा भी है सौर मंडल का। बुध की जो सोच है वो नैरो माइंडेड थॉट प्रोसेस माना जाता है। वो जो गुरु को है वो ब्रॉड माइंडेड थॉट प्रोसेस माना जाता है, ठीक है ना। गुरु जो है हर चीज को ब्रॉडली देखते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से देखते हैं, मगर बुद्ध जो होता है वो इस तरह से नहीं देखता है, ठीक है ना। ये बात बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। लाल किताब के लेखक का यह लाल किताब के लेखक का यह अपना ही दर्शन है। लेखक का कहना है कि राहु तथा बुध भाव नंबर 6 जो कि बुध की अपनी राशि है में उच्च का फल फल के हैं एवं भाव नंबर 12 में नीच के फल के हैं। केतु जो कि बुध की राशि नंबर 6 में नीच का फल का हुआ तो भाव नंबर 12 में उच्च का फल का हुआ। लेखक कहता है कि राहु के और केतु दोनों का उच्च नीच का संबंध बुध की राशि से है, ठीक है ना। मतलब राहु केतु उच्च के हों चाहे नीच के हों, मगर दोनों केसेस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ बुध इज देयर, ये कहना चाह रहा है। तो बुध जो है उसी की राशि से इसका संबंध है। जब भी इसका उच्चत्व होता है राहु केतु का, ये नीचत्व होता है, ये बात बोली जा रही है, ठीक है। इसलिए ये दोनों ग्रह बुध के प्रभाव में अपना असर देते हैं, वही जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अर्थात राहु केतु को अपने दायरे में चलाने वाला बुध है। दैट मीन्स जो बुध के एक्सिस पे ही सारा खेल होता है राहु एंड केतु का, ठीक है ना। ये बात है बेसिकली, तो इसको ऐसे पकड़ के चलो। एंड आई होप आपको, देखिए फीडबैक दीजिएगा अगर नहीं समझ आ रही है मेरी बातें, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। ये मैं एक्चुअली प्रयास कर रहा हूँ कि मतलब लाल किताब जो है वो आपके ब्लड में उतार दी जाए,
इसलिए मैं 1 to 1 एक पेज को, ये 5 से 14 पन्नों की पूरी मेहनत करूंगा। तो प्लीज अकॉर्डिंगली आपके जो भी कमेंट्स हो बता दीजिए, आई विल गो अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब मैं आपको आज का लास्ट सूत्र देने जा रहा हूँ। सूत्र नंबर 5 है ये, ठीक है ना। कुंडली की किस्में, कि कुंडली जो है किस किस तरह की होती हैं, कुंडली की किस्में बताने जा रहा हूँ, उसका कंसेप्ट है। ठीक है, लाल किताब ने क्या किया है, कुंडली के टाइप्स बताए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे किस्म का मतलब क्या होता है, टाइप होता है। ठीक है ना, तो किस्मों की बात अब करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग तरह के जो योगाज होंगे वो किस तरह की कुंडली को मतलब उसको टाइप ऑफ कुंडली बना देते हैं, वो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार एक आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। जस्ट अ मिनट। चलिए अभी आगे समझते हैं। अब किस टाइप का ये सारा कंसेप्ट है इसको समझते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है अंधी कुंडली। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा, एज मैंने स्क्रीन पे एक एग्जांपल के तौर पे आपसे शेयर किया है। ठीक है ना, मगर अब ये जो पॉइंट्स है ना, यही प्रिडिक्शन के मेजर पॉइंट्स। अगर इनको ध्यान से पकड़ोगे तो प्रिडिक्शन करने में बहुत आसानी होगी। और लाल किताब जो है वो पूरे के पूरे पेंडिंग कर्मास की बुक है, जो कि पावरफुल रेमेडीज से बिल्कुल भरी हुई है, जो आपको बहुत ज्यादा आपके क्लाइंट्स को हेल्प करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं कंसेप्ट को, कि कंसेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला ये जा रहा है, लाल किताब पद्धति में कुंडली की विशेष परिभाषाएं दी गई हैं। वह फलादेश को समझाने के लिए बहुत आवश्यक है, तथा बुनियादी तथा बुनियादी परिभाषाओं को समझे बिना ग्रहों के प्रभाव को नहीं समझा जा सकता। कुंडलियों की परिभाषा इस प्रकार है। अंधी कुंडली, ये जो भी आपके सामने मैंने एग्जांपल लगा रखा है, अंधी कुंडली, यदि भाव नंबर 10 में दो या दो से अधिक ग्रह हों जो आपस में शत्रुता रखते हों, या शत्रु ग्रहों के टकराव से 10वां व अशुभ हो रहा हो, तो ऐसी कुंडली को अंधी कुंडली कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली व्हेन देयर आर टू प्लैनेट्स, जब दो ग्रह एक तरह से एक साथ बैठ जाते हैं, यहाँ पर उदाहरण के तौर पे अब बताया गया है, इसको समझिएगा क्या बोल रहा है। उदाहरण के तौर पे ये बोला है, के सामने उदाहरण में दशम भाव में सूर्य व राहु तथा चतुर्थ भाव में सूर्य के शत्रु शनि के होने से दशम भाव पूर्ण रूप से पीड़ित है। अतः यह कुंडली अंधे ग्रहों वाली कुंडली मानी जाएगी। इस प्रकार की ग्रह स्थिति से शुभ फलों का अनुभव विलंब से व अशुभ ग्रहों के फल शीघ्रता से अनुभव में आते हैं। आई होप इट इज क्लियर। क्या बोला जा रहा है कि भाई जो रिलेशनशिप बन रहा है 4th हाउस और 10th हाउस का, उसमें भी एनिमिसिटी है, और एज वेल एज सूर्य और राहु जो एक साथ बैठे हैं वो भी आपस में एनिमी है, जिसके कारण 10वें घर के की जो हालत है वो बहुत खराब है। तो इसके कारण जो रिजल्ट्स होंगे वो नेगेटिव मिलेंगे। उस इसलिए इसको अंधी कुंडली कहा गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सामने उदाहरण में दशम भाव में सूर्य व राहु तथा चतुर्थ भाव में सूर्य के शत्रु शनि के होने से दशम भाव पूर्ण रूप से पीड़ित है। अतः यह कुंडली अंधे ग्रहों वाला कुंडली माना जाएगी। इस प्रकार की ग्रह स्थिति से शुभ फलों के अनुभव विलंब से व अशुभ ग्रहों के फल शीघ्रता से अनुभव में आते हैं। इस तरह की कुंडली होने पर सर्वप्रथम 10 अंधों को खाना खिलाने व अन्य उपाय करके अशुभ ग्रहों का प्रभाव को कम करके शुभ ग्रहों का प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। दैट मीन्स रेमेडी इज गिवन साइड बाय साइड। ठीक है, इसमें अब आपको 10 अंधों को जो है, जो व्यक्ति ब्लाइंड हो उनको आपको फूड खिलाना है। अब सीधी सी बात है कि अंध विद्यालय के अंदर अगर आप जो है इस तरह से कोई फूड का अरेंजमेंट करते हैं, तो आपका जो कर्म, यानी कि ये जो 10वां घर जो है, बेसिकली 10th हाउस किसका होता है, आपके कर्मों का होता है, कि गवर्नमेंट से जुड़ी समस्याओं का होता है। ठीक है ना, आपका 4th हाउस किसका होता है, घर में क्लेश होता है, माता की हेल्थ खराब होती है। तो अब ऐसे जोड़ना, आपको आगे एक्सपैंड करने हैं थ्योरी को। ये यहाँ पे नहीं बैठना कि ये जो इन्होंने एक थ्योरी दी है उसको एक्सपैंड करो, अपना थॉट प्रोसेस भी लगाओ कि जो 10वां घर किस किस चीज का होता है, उसके फल क्या रुके हुए हैं, आपको समझ आ रही है वो बात। इसी तरह चौथे घर के फल भी चेक करने हैं। ठीक है ना, तो चौथा घर जो है पब्लिक इमेज, आपका वाहन, और ये आपके सुख, जितने भी सुख है उनमें कमी लाता है। तो उस हिसाब से चीजों को सोचो। ठीक है, अब अगर इस तरह की चीजें फेस कर रहे हो तो रेमेडी करो। ठीक है, अब मैं आपको एक और हॉरोस्कोप का एग्जांपल देता
करता हूँ। देखिए अब आया है नेक्स्ट कंसेप्ट, अनदर टाइप। फर्स्ट टाइप आपको बताइए अंधी कुंडली, अब बताइए अंधराती कुंडली। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि अंधराती कुंडली क्या है। ठीक है ना, इसको ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरे 6 टाइप की जो है कुंडलियां बताई गई हैं, 6 टाइप्स में समझाए गए हैं, तो उन 6 टाइप्स को समझ रहे हैं, उसके बाद आज क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे अब हम आ गए इसमें। ये इसको देख लीजिए अपनी स्क्रीन को जरा ध्यान से। इसमें केवल 2 ग्रहों सूर्य व शनि को महत्व दिया गया है, मतलब देयर इज अ रोल ऑफ ओनली 2 प्लैनेट्स इन दिस। ठीक है, यानी चौथे भाव में सूर्य हो और 7वें भाव में शनि हो तो वह कुंडली अंधराती कुंडली अर्थात आधी अंधी हाफ ब्लाइंड हॉरोस्कोप कहलाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी आप कुंडली देख रहे हो उसी की उदाहरण की बात हो रही है। ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति को पारिवारिक, देखिए ये पता है क्या बोला गया यहाँ पे ना, ये शनि की जो दृष्टि है ना, ये इससे संबंध कर रहा है। शनि की जो दृष्टि है वो यहाँ पर सूर्य के ऊपर जो है वो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, और एज वेल एज ये 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर ही नहीं पड़ रही, ये चौथे घर पे भी पड़ रही है। दैट इज वाई इसको जो है शनि, जब शनि क्या है, अंधेरा है, शनि जो ब्लाइंड कर देता है। ठीक है ना, शनि ब्लाइंड वैसे नहीं कर देता, आई जस्ट मीन टू से कि अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, इस तरह से पकड़ लीजिए। मैं इस एग्जाम्पल को क्लियर करता हूँ फिर समझाऊंगा। ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति को पारिवारिक ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति को पारिवारिक, व्यावसायिक व सामाजिक क्षेत्र में अधिकांशतः योग्यता होते हुए भी असफलता का सामना करना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। 4th हाउस फैमिली से जुड़ा हुआ, और आपका 10th हाउस आपके काम काज से जुड़ा हुआ, कर्मों से जुड़ा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि सूर्य जो आत्मबल का कारक है तथा चतुर्थ भाव चंद्र जो कि मनोबल का कारक है। व्हाट दैट मीन कि चंद्रमा जो है 4th हाउस का नैसर्गिक लॉर्ड है, और जो सूर्य जो है वो आत्मबल का कारक है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देता है ये। ठीक है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। ठीक है, अभी ध्यान से समझते हैं, फिर से बोल रहा हूँ। क्योंकि सूर्य जो आत्मबल का कारक है तथा चतुर्थ भाव चंद्र जो कि मनोबल का कारक कारक है का पक्का घर है। ठीक है ना, अब चंद्रमा का पक्का घर है ना ये, बेसिकली 4th हाउस। ठीक है, दोनों राशि की दशम दृष्टि से दूषित हो रहा है। ठीक है ना, दोनों शनि की दोनों शनि की दशम दृष्टि से दूषित हो रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में जातक सही निर्णय नहीं ले पाता है। ओके, अब डिसीजन इज ऑल अबाउट योर लाइफ। अगर आपका डिसीजन सही नहीं है तो आप कुछ कैसे भी नहीं कर पाओगे ना। डिसीजन से ही आपकी लाइफ बनती है। एक पॉजिटिव डिसीजन आपको कहीं का कहीं ले जाता है, एक पॉजिटिव डिसीजन आपको कहीं का कहीं जो है बैकफायर करता है। ठीक है ना, उस हिसाब से आगे समझते हैं। सूर्य यहाँ से शुरू करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में जातक सही निर्णय नहीं ले पाता, जिसके फलस्वरूप उसे हानि उठानी पड़ती है। सूर्य एवं चतुर्थ भाव को शनि को दूषित प्रभाव से बचाने के लिए यहाँ पर शनि के उपाय द्वारा शुभ शुभ शनि के उपाय द्वारा शुभ करना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर सैटर्न की रेमेडीज को परफॉर्म करना है। यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में कोई ग्रह हो तो बांस की काली बांसुरी में देसी खांड या चीनी भरकर, व यदि प्रथम भाव रिक्त हो तो मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भरकर वीरानी जगह में दबाने से अशुभ फलों की अपेक्षा शुभ फल में वृद्धि होती है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये तो स्थिति उन्होंने बताई, ये स्थिति बताई सूर्य और शनि, मतलब सैटर्न जब 10th हाउस की पे, सॉरी 4th हाउस पे 10वीं दृष्टि दे रहा है। मगर उस केस में अब 2 तरह की रेमेडी बता दी। अगर आपका फर्स्ट हाउस जो है वो खाली हो और आपका फर्स्ट हाउस भरा हो, तो दोनों चीजें बताई हैं। अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट हो तो आपको काले रंग की बंसरी का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, तो बांस की काली बांसुरी में देसी खांड या चीनी भरकर, व यदि प्रथम भाव रिक्त हो तो मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भरकर वीरानी जगह में, दोनों केसेस में दबाना है। द प्लेस द ऐसी जगह पे दबाना है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। वीरानी जगह दबाने से अशुभ फलों की अपेक्षा शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो दिस इज द रेमेडी ऑफ अंधराती कुंडली। ठीक है ना, अब आपको क्लियर होगी। हाफ ब्लाइंड हॉरोस्कोप की बात हुई है, उसका कंसेप्ट यहाँ पर समझाया गया। चलिए अभी मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है धर्मी कुंडली का। ठीक है ना,
तो मैं देख लेता हूँ धर्मी कुंडली कहाँ पर है। धर्मी कुंडली को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यस, आ गया धर्मी कुंडली। एक बार फिर से रीशेयर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से। अब एक बार फिर से फिर से समझाने जा रहा हूँ नए कंसेप्ट को। कंसेप्ट नंबर 3 है ये, ठीक है ना। इस तरह से मैं आपको सारे कंसेप्ट 6 की 6 कुंडलियां समझा दूंगा, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। तो इसका मतलब हमने 20 पेजेस जो है आज कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में 20 से 30 पेजेस जितना भी हो सकता है वी विल कवर इट अप, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि धार्मिक कुंडली क्या होती है। राहु केतु भाव नंबर 4 में हो, या राहु केतु भाव नंबर 4 में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राहु केतु भाव नंबर 4 में हो या किसी भी भाव में चंद्र के साथ हो, ठीक है। या तो चौथे घर में राहु केतु हो या किसी भी भाव में चंद्र के साथ, मतलब किसी भी हाउस में चंद्रमा के साथ वो होगी। शनि एकादश भाव में या बृहस्पति व शनि कुंडली में किसी भी भाव में इकट्ठे हो तो वह कुंडली धर्मी कुंडली कहलाती है। धर्मी कुंडली मतलब a person who will be considered as a kind of religious। यदि किसी जातक की कुंडली में उपरोक्त, ठीक है, यदि किसी जातक की, अब उपरोक्त से मतलब है कि इसको देख लीजिए, ये उदाहरण दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखो चंद्रमा राहु इकट्ठे हैं, ठीक है ना। फिर चंद्रमा के साथ ये जो है चंद्र केतु की ये पोजीशनिंग देख रहे हो आप, ठीक है। इधर राहु केतु की पोजीशनिंग देख रहे हो, इधर शनि की पोजीशन देख रहे हो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से समझना है। अब ध्यान से समझते हैं, एक बार मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, फिर से सुनो ध्यान से। ये जो अब स्क्रीन है तभी समझ आएगी, अब ध्यान से सुनना। यदि किसी जातक को कुंडली में उपरोक्त उदाहरण में कुंडली नंबर 1 या कुंडली नंबर 2 की तरह ग्रह स्थिति अर्थात भाव नंबर 4 में राहु या केतु हो, या राहु या केतु चंद्र के साथ किसी भी भाव में हो, या शनि एकादश भाव में हो, ठीक है, यानी कि 11वां भाव, एकादश मतलब शनि प्लस बृहस्पति कुंडली में किसी भी भाव में हो, मतलब सैटर्न और जुपिटर की कंजंक्शन की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर ये देख लो, सैटर्न और ये बृहस्पति और सैटर्न इकट्ठे बैठे हुए, ठीक है। शनि प्लस बृहस्पति कुंडली के किसी भी भाव में हो तो ऐसी स्थिति में नैसर्गिक क्रूर ग्रहों के स्वभाव में बदलाव आ जाता है। मतलब कुंडली के अंदर जितने भी प्लैनेट्स और जो क्रूअल प्लैनेट्स हैं, उनका जो पूरा का पूरा जो रिजल्ट देने का तरीका है वो बदल जाता है, सिर्फ इस धर्मी कुंडली के कारण, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा भी देखना है कि धर्मी कुंडली को बोली जाती है कि मान लो अगर कोई एनिमी आपको मारने आया, अगर आप रिएक्ट ही नहीं करे तो कितनी देर आपसे लड़ लेगा, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट उसमें परिवर्तन आ जाएगा उसके स्वभाव में, वो बात बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शनि व बृहस्पति कुंडली में किसी भी भाव में हो तो ऐसी स्थिति में नैसर्गिक क्रूर ग्रहों के स्वभाव में बदलाव आ जाता है, अर्थात उनकी क्रूरता कम हो जाती है, जिसके कारण शुभ फलों की प्रधानता रहती है और कुंडली धर्मी कहलाती है। कुंडली धर्मी कहलाती है, दैट मीन्स दिस कुंडली विल बी कंसिडर्ड एज द रिलीजियस हॉरोस्कोप। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं, अभी एक टाइप और है, एक क्या बता, दो टाइप्स और है। लेट मी टेक इट फॉर यू, जस्ट अ मिनट। चलिए अभी देखते हैं, नेक्स्ट फर्दर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये फोर्थ टाइप पे हम आ गए, ठीक है ना। फोर्थ टाइप पे आ गए, 3 टाइप्स हमने कवर कर लिया, फोर्थ पे जा रहे हैं। अब इसको समझिएगा, ये क्या बोलता है कंसेप्ट यहाँ पर कि कायम ग्रहों की कुंडली, ग्रह वाली कुंडली, ठीक है ना। इसको समझिएगा, यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो बेसिकली प्लेनेट है, ठीक है ना, वो किसी भी तरह से अपने पक्के घर की तरफ से भी और एज वेल एज राशि की तरफ से भी उसमें कोई अशुद्धता, मतलब कोई अशुभता नहीं है ना, उसके ऊपर कोई ऐसी अशुभ दृष्टि पड़ रही है, ठीक है ना। अब इस कंसेप्ट को मैं समझाने जा रहा हूँ। कायम मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली कुंडली, इसकी बात हो रही है। कायम ग्रह अर्थात ऐसा ग्रह जो पूर्ण रूप से बली हो व उसके दृष्टि फल में किसी भी शत्रु ग्रहों का प्रभाव की मिलावट, यानी उसकी राशि में व उसके पक्के घर में शत्रु ग्रहों का प्रभाव ना हो। क्या बोला था मैंने आपको, राशि और पक्के घरों के अंदर किसी भी एनिमी प्लेनेट का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पक्का घर कंसेप्ट पीछे बताया था, और राशि के अंदर, इसके अलावा आगे सुनोगे ध्यान से, पक्के घर
हाँ, एक बार फिर से बोलता हूँ, यानी उसकी राशि में व उसके पक्के घर में शत्रु ग्रहों का प्रभाव ना हो, ना ही वह किसी शत्रु ग्रह का साथी बन रहा हो। दैट मीन्स कंजंक्शन, फर्दर दैट प्लैनेट शुड नॉट गेट कंजंक्टेड ऑल्सो, उसकी कंजंक्शन भी नहीं होनी चाहिए किसी और प्लैनेट के साथ। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे मार्स देख रहे हो, मार्स अकेला बैठा है, इसकी किसी और के साथ तो कंजंक्शन नहीं हो रही। सूर्य, शुक्र और बुध इकट्ठे बैठे हैं तो अपने पक्के घर में बैठे हैं, तो आपस में तो मित्र हैं, तो आपस में शत्रु तो नहीं है ना, वो समझाने की बात हो रही है यहाँ पर। आपको ये समझाया जा रहा है कि किस तरह से ये कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है, तो आगे चलता हूँ, मैं समझाता हूँ एक बार फिर से, पूरा पूरा क्लियर करूंगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर यानी उसकी राशि में व उसके पक्के घर में शत्रु ग्रहों का प्रभाव ना हो, ना ही वह किसी शत्रु का साथी बन रहा हो, तो वह कायम यानी कि संपूर्ण स्थापित ग्रह कहलाएगा। कुंडली में ऐसा ग्रह फलित कथन संपूर्ण सकारात्मक प्रभाव रखता है, यानी कि सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। जिस जिस भी कुंडली में ऐसे ग्रह की स्थिति हो, वह कुंडली कायम ग्रहों वाली कुंडली कहलाती है। ठीक है ना, नाउ यू हैव टू चेक हाउ मेनी प्लैनेट्स आर कायम, हाउ मेनी प्लैनेट्स हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ व्हिच इज डायरेक्शनल आल्सो। ठीक है, एंड पक्का घर भी इफेक्टेड नहीं है, राशि भी इफेक्टेड नहीं है, और कंजंक्शन भी उस ग्रह की खराब नहीं हुई। ठीक है, पक्का घर, राशि एंड कंजंक्शन, सारा पॉइंट आ गया। उदाहरण के तौर पे देखिए, सामने उदाहरण में मंगल, बुध व शुक्र कायम ग्रह हैं। ठीक है ना, तीन प्लैनेट जैसे मैं आपको बताया था, मंगल, बुध, शुक्र कायम ग्रह हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। क्योंकि ना तो दृष्टि द्वारा और ना ही किसी शत्रु ग्रह का उसकी राशि या पक्के घर में प्रभाव, तथा ना ही किसी शत्रु ग्रह के साथी बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुंडल में ऐसी स्थिति में ऐसी कुंडली कायम ग्रहों वाली कुंडली कहलाएगी। नाउ इफ आई विल गिव यू द होमवर्क कि कायम ग्रह निकालो इसमें से कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट को ऐसे पकड़ लो। ठीक है, चलिए अब मैं अगले कंसेप्ट पे मूव करता हूँ। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, साथी ग्रहों वाली कुंडली का कंसेप्ट अब समझाने जा रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 5 है ये, साथी ग्रहों वाली कुंडली। ठीक है, अब इसको उदाहरण को देखिएगा, ये नया कंसेप्ट है। कंसेप्ट नंबर जो हमारा ये 5 नंबर ऑफ 5 फिफ्थ टाइप आ गई है, 6 आएंगी टोटल। ठीक है ना, फिफ्थ आ गया है, तो फिफ्थ को अब समझते हैं एक बार ध्यान से। क्या है कंसेप्ट, क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, इसको समझिए, मैं यहाँ से बोलना जा रहा हूँ। ठीक है, जब किसी कुंडली में ग्रह एक दूसरे की राशि में या एक दूसरे के पक्के घरों में अदल बदल कर बैठ जाएं। अब पक्के घरों का कंसेप्ट पकड़ लेना, पीछे बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कुंडली कुंडली साथी ग्रहों वाली कुंडली कहलाती है। साथी ग्रहों वाली कुंडली में जो ग्रह आपस में साथी बनते हैं, वह ग्रहों ग्रहों की आपस में नकारात्मक प्रवृत्ति कम होकर शुभ फल देने लगती है। ठीक है, शुभ फल देने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। बुध अपवाद है, मतलब मरकरी इज एक्सेप्शनल टू दिस रूल, रेस्ट अदर प्लैनेट्स विल वर्क इन द सेम पैटर्न। ठीक है, अब ये पैटर्न क्या है इसको समझते हैं एक बार। यहाँ पर क्या बताया गया है, उपरोक्त उदाहरण नंबर 1 में, उदाहरण नंबर 1 यहाँ से देखो, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 में ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, तथा कुंडली नंबर 2 में ग्रह एक दूसरे के पक्के घर में अदल बदल कर बैठे हैं। अतः ये दोनों कुंडलियां साथी ग्रहों वाली कुंडलियां मानी जाएंगी। नाउ असाइनमेंट्स विल बी गिवन टू यू कि साथी ग्रह निकालो, इसमें कायम वाला निकालो, तो आपको ये सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए। ठीक है ना, आई होप इट इज क्लियर कि क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ हाउसेज हो रहा है, पक्का घर का और राशियों का आपस में एक्सचेंज होता है, तो उस तरह से उसके रिजल्ट्स में जो है क्या कहते हैं, मतलब आप कह लीजिए कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं उसके। ठीक है, तो ये साथी ग्रहों वाली कुंडली है। कंसेप्ट को देखो, वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा आप लोगों को, मेहनत करनी, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी समझ आएगी। ठीक है ना, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, मुकाबले वाली कुंडलियां समझते हैं। ठीक है ना, मुकाबले वाली कुंडलियां किसको बोलते हैं, देखो ये मुकाबले वाली कुंडलियां, ये उससे कंसेप्ट जुड़ेगा जहाँ पर जो कह लो कि दो दो प्लेनेट जो है एक्वायर हो रहे हैं एक एक जगह पे। ठीक है ना, पीछे मैंने कंसेप्ट समझाया था जब बेसिक कंसेप्ट चल रहा था, उसमें कई जगहों पे आप देखोगे दो ग्रह जो है उनका पक्का घर बन रहा था, तो उस हिसाब से है ये, एक बार समझाता हूँ रुको। चलिए अब ध्यान से समझते हैं कि मुकाबले के ग्रहों वाली कंसेप्ट को समझते हैं कि मुकाबले के ग्रहों वाली कुंडलियां कौन सी होती हैं। ठीक है ना, दिस इज द 6th टाइप एंड लास्ट वन,
आज की क्लास को इतना ही रखेंगे ताकि आप लोगों के ज्यादा ऊपर से ना जाए, ठीक है। और 20 पेजेस इसके बाद हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यदि कुंडली में मित्रों की दो मित्रों की या किसी एक की जड़ में उनका शत्रु ग्रह बैठ जाए, ठीक है, या तो दो मित्रों की या किसी एक की जड़ में शत्रु ग्रह बैठ जाए। जड़ मतलब जो कह लो कि जिसे शत्रु क्षेत्रीय पोजिशनिंग बोल देते हैं, उस हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। समझाता हूँ, अभी ध्यान से एक बार समझो, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, यदि कुंडली में दो मित्रों की या किसी एक की जड़ में उनका शत्रु ग्रह बैठ जाए तो दोनों मित्र ग्रहों की आपसी मित्रता में बहुत कमी या कमी आ जाएगी तथा उनकी दुश्मनी का उनमें दुश्मनी का भाव पैदा हो जाएगा। सामने उदाहरण के तौर पर सूर्य जो कि अपने शत्रु ग्रह की शुक्र की राशि में राशि तुला में सप्तम भाव में है, जिसके कारण बुध, ठीक है, जिसके कारण बुध जो शुक्र का मित्र ग्रह है का शत्रु से शत्रुता का भाव पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप समझ रहे हो ये बात को क्या कहना चाह रहा है, तथा यह स्थिति कुंडली में मुकाबले के ग्रहों वाली कुंडली बनाती है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। दिस इज बीइंग डन। एक सातवां टाइप और है, सातवां टाइप आज नहीं बताऊंगा, सातवां टाइप नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है। मगर ये 6 टाइप्स हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। दैट मीन्स कि जब सूर्य यहाँ पर बैठा, मान लीजिए, ठीक है ना, ये सूर्य जो है जड़ के अंदर बैठ गया, तुला राशि की उसमें आके नीच का हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा कि यहाँ पर जो है शुक्र और बुध जो है आइडली वो इसके लॉर्ड होते हैं, ठीक है ना। शुक्र और बुध में जो है आपस में शत्रुता आ जाती है। इस तरह से सूर्य और बुध में भी शत्रुता आ जाती है, ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे आके बैठ गया। अब इस कंसेप्ट को क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना, पीछे जाके जब पीछे से आगे आओगे तो बिल्कुल चीजें क्लियर होती जाएंगी। फिर भी अब रह गया नाबालिग ग्रहों वाली कुंडली, उसको बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट में करते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास में 6 ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइस, विद दिस नोट एक ये प्रयास है आपको लाइन मतलब डाउन द लाइन सारी चीजें 1 to 1 पेज टू पेज लाइन टू लाइन समझाने का। अगर आप लोगों में पेशेंस है तो आप जुड़े रहिए और अपने कमेंट्स करके बता दीजिए कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप कहोगे इंकरेजमेंट है कि सर अगला पार्ट बनाओ, तभी बनाऊंगा। अगर आप कहते हो कि बिल्कुल बकवास वीडियो, इट इज ऑफ नो यूज, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, then definitely I will not go ahead with the decision and I'll stop the लाल किताब का ये जो तरीका यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, फिर किसी और तरीके से या पीपीटीज के माध्यम से फिर मैं आपको समझाऊंगा। दिस इज जस्ट एन पॉजिटिव एफर्ट कि मैंने सोचा कि आपको लाइन टू लाइन सारी चीजें समझाई जाए, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज की बुक है, सो दैट आपको सारी बातें समझ आए। इस बुक का लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस बुक को मंगवा लो ताकि आप मेरे साथ सिंक्रोनाइज होकर आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सको। 514 पन्नों की जर्नी है पूरी, आगे एंड तक एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सो गाइस, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, और आरबीजे गुरुकुल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर।